सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आज हम एक युवा उद्यमी किसान भाई से चर्चा करने जा रहे हैं। आप हैं श्री राम सेवक कुशवाहा जी। सागर के पास तिली में ही अपना कामकाज संभाले हुए हैं आप। तो कुशवाहा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि खेती किसानी में आप मुख्य रूप से कब से जुड़े हुए हैं? खेती किसानी में वैसे तो पैतृक तौर पर मैं जन्म से ही जुड़ा हुआ हूँ जी, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर मैंने 2012 से इसको प्रारंभ किया है। तो व्यावसायिक तौर पर कार्य जब आपने शुरू किया, उससे पहले आपके क्या अनुभव रहे हैं? देखिए, उसके पहले मैं पिताजी के साथ में खेती किया करता था और वहाँ पर जब मैं शहर आया तो शहर में आके मैंने देखा कि यहाँ पर नई तकनीकियाँ हैं। तो मैंने जो पारंपरिक कृषि थी उसमें नई तकनीकियों को और शामिल किया जी। तो उससे मुझे एक बहुत ही बढ़िया परिणाम ये मिले कि एक तो मुझे यहाँ का बाजार व्यवस्था और ये सब चीजें समझने का मौका मिला जी। और दूसरा, नई तकनीक के कारण उत्पादन कैसे बढ़ाएं, किसी उत्पाद की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, इन क्षेत्रों में मुझे बहुत ही सहयोग मिला है। जी। अच्छा कुशवाहा जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पारंपरिक खेती पद्धतियां हैं वो हैं तो अच्छी, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके साथ और जो बदलती जलवायु, परिवेश, मिट्टी की जो संरचना है उसमें जो भी कमियां आई हैं, इन सब का तालमेल बैठाते हुए अच्छी लाभ के साथ खेती किसानी कर पाने में परेशानी होती है। बिल्कुल, लेकिन परिवर्तन के साथ में किसानों को हमें भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम कहा जाता है। बहुत सही कहा आपने कुशवाहा जी। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्टिंग के प्रति ही काफी आकर्षित हुए और इसमें अपना काफी कुछ कामकाज कर चुके हैं। व्यावसायिक तौर पर भी आप काफी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या किया है आपने वर्मी कंपोस्टिंग के क्षेत्र में? देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग के क्षेत्र में 2016-17 में मैंने डॉक्टर हरीश सिंह गौरव विश्वविद्यालय से इसका प्रॉपर एक डिप्लोमा किया जी। प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण से मुझे ये समझने को मिला कि केचुए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कौन से केचुए बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के केचुए के काम करने का ढंग और समय क्या होता है, किस तरीके से कार्य करते हैं। तो वो चीजें मुझे प्रशिक्षण से सीखने मिली। उसके बाद एक दूसरा जो आता है प्रैक्टिकल लेवल पर, जो कि करने से मिलता है। तो मैंने निरंतर एक तरीके से मैं प्रयोग के तौर पर मैंने कार्य प्रारंभ किया था और उन्हीं प्रयोगों के परिणाम ये रहे कि आज हमने 700 से ज्यादा प्रयोग किसानों की फील्ड पर किए और उसके जो प्रायोगिक जो परिणाम निकले, उन परिणामों के आधार पर हमने अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें परिवर्तन किए और आज हम जो है ना बहुत अच्छे सफल तरीके से वर्मी कंपोस्ट खाद बना पा रहे हैं। इसमें अच्छी वैरायटियों को भी हमने पहचानने में सफलता हासिल की। उसका हमने प्रशिक्षण जो लिया था उसका कहीं ना कहीं हमें लाभ मिला है जी। कुशवाहा जी, केंचुए तो वैसे कोई नई बात नहीं है। हमारे किसान भाई आदिकाल से इसे पहचानते समझते हैं। केंचुओं की भूमि में कितनी आवश्यकता है इससे भी भली भांति समझते हैं। आज हमने इसे वैज्ञानिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर इसे सिद्ध कर लिया है, जिससे हमें बहुत लाभ भी मिल रहा है। अब बात ये आती है कि हमारे किसान भाई को बताएं कि केंचुए वास्तव में किस प्रकार से जो मिट्टी की संरचना है और मिट्टी की जो जैविक स्थिति को बनाए रखने में सहयोगी होते हैं। देखिए, प्रकृति ने खुद मिट्टी की संरचना को बनाए रखने का कार्य जो है ना केंचुओं को छोड़ा था जी। और ये प्राकृतिक रूप से संचालित होता आ रहा था, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ में जैसे रासायनिक खाद और दवाइयां आए तो उनसे कहीं ना कहीं केंचुआ और बैक्टीरिया दोनों चीजें प्रभावित हुई। केंचुए अपने शरीर से कुछ कहना चाहिए एंजाइम और एसिड का एक कॉम्बिनेशन छोड़ता रहता है। वो एसिड और एंजाइम का कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए काफी मददगार साबित होता है। तो इससे केंचुए से निकलने वाला जो स्लज रहता है ना, वो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को बनाए रखने में सहायक होता है। केंचुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और जब बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रिच हो जाती है तो हमारी पूरी मिट्टी प्राकृतिक हो जाती है और जैसी मिट्टी प्राकृतिक होती है तो बाकी फसलें भी प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगती हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि की जो पद्धति है उसमें जो टिकाऊपन है, उसे जो स्थायी पद्धति एक बना सकते हैं, उसमें केंचुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर होता है। अच्छा, और उन्हीं के कारण जैसे आपने बताया मिट्टी में उन सभी आवश्यक सूक्ष्म जीवों का स्थान बना रहता है, वो नष्ट नहीं होते हैं जी। अच्छा, तो अब ये जानना चाहेंगे हम कि केंचुओं से जो खाद बनाने की विधि है, जिसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुआ खाद बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं? देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए या केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें
कार्बनिक पदार्थ में हम दो चीजों को ले सकते हैं। एक हमारे खेत से निकलने वाला जो कचरा होता है ना, हम उसको ले सकते हैं। दूसरा हमारे गाय और भैंस से प्राप्त जो गोबर रहता है ना, ये दोनों ही काम आते हैं। इन दोनों को हम काम में ले सकते हैं। अच्छा कुशवाहा जी, एक बात और, जैसे आपने कहा कि खेती से जो निकलने वाला कचरा है, तो उसमें प्रायः हमारे जो नरवाए जला देते हैं, क्या उसका भी किसी तरह से उपयोग में लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि वो काफी कठोर होते हैं नरवाए। नहीं, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से उपयोग में लाया जा सकता है। आजकल बेस्ड डीकम्पोजर करके एक डीकम्पोजर बैक्टीरिया मार्केट में उपलब्ध है, जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसका उपयोग हम गोबर और नरवाई को मिलाकर उसके साथ में वेस्ट डीकम्पोजर हम बैक्टीरिया की एक एक परतें लगा दें, लेकिन इसको 1.5 फीट से ज्यादा मोटाई में इसकी सतह ना बनाएं। जी तो ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि नरवाई जैसे जो अवशेष रहते हैं, जिनका विघटन होना आसान नहीं होता, कम से कम 2-4 महीने लग जाते हैं, और यदि उसे खेत में छोड़ दिया जाए तो खेती किसानी की जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, और इन्हीं का उपयोग दोबारा बहुत अच्छे से किया जा सकता है और इसके लिए बहुत अच्छी खाद बन सकती है। तो संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम कुशवाहा जी आपसे जानना चाहेंगे। बताइए कि वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है? वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया में 2 विधि हैं। प्रथम विधि में ये है कि आप गोबर को लीजिए, गोबर कम से कम 10 दिन पुराना हो। अच्छा। गोबर को लेने के बाद में आपको 12-4-2 का 12 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी, चौड़ाई 3 फीट भी रख सकते हैं और लंबाई अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। जी। और ऊंचाई 1.5 से 2 फीट ही रखना है आपको, यानी 12-4-2 एक स्टैंडर्ड साइज रहती है। जी, मोटी इसमें यदि आप वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं तो इसका एक पिट बना लीजिए, यानी एक मेड़ा टाइप का बना लीजिए। उसके बाद में इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छा ठंडा कर लीजिए, और इससे जो वर्मी वॉश टाइप का जो निकलता है, उस वॉश में डीकम्पोजर डाल के आप इसको डीकम्पोज कर लीजिए। जो गोबर है ना, गोबर को हमें पानी से धुलना है, ऐसा समझ सकते हैं। और पानी से धुलने के बाद में जो उसका अर्क निकलेगा, उसमें हमें वेस्ट डीकम्पोजर डाल के उसको हम अलग उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में आपको केचुए छोड़ना है। केचुए छोड़ने के बाद में उसके ऊपर से फट्टे या कचरे से या कोई ऐसी चीज से ढक देना जिससे नमी अच्छे से बनी रहे, धूप तेज न पड़े, धूप से इसको बचाना है। 45 से 60 दिन में बहुत अच्छी खाद बनके आपके हाथ में तैयार होती है। यदि गर्मी के दिन है तो आपको लगभग प्रतिदिन इसमें 5 से 10 लीटर पानी इसके ऊपर छिड़काव करना है, और यदि सर्दी के दिन है या बारिश के समय में आपको उसकी नमी के अनुसार पानी 4 से 6 दिन में एक आध बार पानी डालने की आवश्यकता होती है। बाकी ये मुख्य रूप से ये कार्य केचुए के करने का होता है, हमें सिर्फ उनकी व्यवस्था बनानी होती है। एक बार केचुए छोड़ दिए फिर तो कार्य केचुए करते हैं। जी। अच्छा, अब यहाँ बात आती है केचुओं की। केचुओं की सारी प्रजातियों तो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो कौन सी प्रजातियां हैं, वो मिल जाती हैं क्या? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने जो प्रशिक्षण लिया तो वहां पर ये चीज मुझे तकनीकी तौर पर सीखने मिली कि पूरे हिंदुस्तान में 502 प्रजातियां हैं। यदि हम डीएनए टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अभी तक 452 प्रजातियां देखने मिली हैं। उसमें से 4 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो कचरे या गोबर से बहुत अच्छी खाद बनाती हैं। लेकिन इनमें से भी 2 मुख्य रूप से ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें यूडिलियस आइजेनिया और आइसिनिया फटेटा, ये 2 प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत आसानी से उपलब्ध रहती हैं। मौसम का भी इन पर काफी प्रभाव नहीं पड़ता है और ये बहुत अच्छी खाद बनाती हैं। यूडिलियस आइजेनिया प्रजाति के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इससे बहुत ही शानदार खाद बनती है, और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी गुणवत्ता जो है ना, एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी गुणवत्ता जो है ना बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है। अच्छा, मतलब ये काफी विषम परिस्थितियों को भी झेलकर जीवित रह पाती हैं। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। अच्छा, केंचुओं को दूसरे जीव उनसे भी क्या बचाने के लिए कोई विशेष आवश्यकता होती है? ऐसे में चींटियां भी केंचुओं पर हमला करते हैं। यदि आइसिनियम फटेटा प्रजाति आप उपयोग कर रहे हैं, अधिकांशतः आइसिनियम फटेटा प्रजाति ही उपयोग करते हैं किसान भाई, लेकिन ये उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो आइसिनियम फटेटा में चींटियां लगने का खतरा ज्यादा रहता है। अच्छा। लेकिन यूडिलियस आइजेनिया जो प्रजाति है, इसमें चींटियां लगने का खतरा बहुत ही कम रहता है। मैंने प्रायोगिक तौर पर यह देखा है कि उसी बेड में चींटियां भी रह रही हैं, उसी बेड में केंचुए भी रह रहे हैं। जी। अब कुशवाहा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उद्यमी हैं और आपने वर्मी कंपोस्टिंग के साथ अपने आप को जोड़कर काफी अच्छी सफलता पाई है, तो आपके साथ तो कई लोग जुड़ रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट भी तैयार कर रहे होंगे, क्या अनुभव है? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने भी ये काम अकेले ही चालू किया था, लेकिन आज मैंने अपनी टीम स्थापित की है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मेरी एक अलग टीम है, और इसी क्रम में मैंने क्या किया है कि पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मान लिया है। पूरे हिंदुस्तान से कोई भी किसान, कोई भी महिलाओं का जो समूह है वो, आर्मी
और स्टूडेंट हैं वो भी आकर मुझसे निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। वो मेरा प्रायोगिक प्रशिक्षण रहता है। निश्चित तौर पे जो चीजें मैंने सीखी हैं और जो मेरे अनुभव हैं, प्रायोगिक अनुभव, उनको मैं शेयर करने में मुझे खुशी होती है और इसका मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कुशवाहा जी, क्या महिलाओं का कोई समूह भी आपसे जुड़ा है वर्मी कंपोस्टिंग सीखने के लिए? निश्चित तौर पर मैंने कुछ महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया है और उन्होंने अपना जो घर गृहस्थी का समय रहता है उससे समय निकाल के उन्हें समूह बनाए हैं। समूह बनाने के बाद में उन्हें मुझसे वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में उनको केचुए उपलब्ध कराया गया और अब वो सफलतम तरीके से खाद बना रही हैं। अच्छा, तो इसकी बिक्री के लिए क्या विधि हो सकती है? आप भी खुद खरीदते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मेरी 3 राज्यों में सप्लाई है। तो पहले नंबर तो मैं कैसे बिक सकता है इसका महिलाओं के लिए और सभी के लिए मैं बताता हूँ कि इसकी बेचने की ये विधि है, ये पूरी, इसमें कितना टैक्स लगता है, क्या होता है, वो सारी विधि मैं बताता हूँ। टैक्स की व्यवस्था रहती है देखिए, इसमें यदि आप ब्रांड बनाकर आप वर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो 5% वर्तमान में जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है। तो 5% जीएसटी लगाकर आप इसको दे सकते हैं। जिस पैकेट पे आप बेच रहे हैं, जो आपका पैकेट है, उस पैकेट के ऊपर आप 5% जीएसटी, यानी जितने का आप बेच रहे हैं 5% जोड़कर आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन ये जब आप ब्रांड बनाकर बेच रहे हैं तो ही ये एप्लीकेबल है। खुले या लूज मटेरियल में ये एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं के समूह भी काम कर रही हैं इसमें? महिलाओं के समूह काम कर रहे हैं और उनकी बिक्री के लिए जब तक कि वो सस्टेनेबल नहीं हो जा रही हैं, अपने स्वयं अनुभव पे वो खड़ी नहीं हो जा रही हैं, तब तक के लिए बिक्री के लिए हमारे पास जो ऑर्डर आते हैं, या तो ऑर्डर हम उनके पास फॉरवर्ड कर देते हैं या उनका मटेरियल हम अपने यहाँ लेकर उनसे हम परचेज करके हम अपने ब्रांड में भी पैक करके बेच देते हैं। उनको जैसे में सुविधा होती है। मूल उद्देश्य हमारा उनको सस्टेनेबल बनाना है। जब वो सस्टेनेबल हो जाएंगी तो डेफिनेटली एक तो उनको अपना रोजगार मिल जाएगा अच्छा, और रोजगार के तौर पे स्थापित कर पाएंगे अपने आप को, और दूसरा हमारा देश भी जैविक होगा। जैविक होना क्यों आवश्यक मान रहे हैं आप खेती किसानी को? देखिए, आज बीमारियों, बेतहाशा बीमारियों के बढ़ने का कारण में एक कारण रासायनिक खादों का उपयोग है। केवल रासायनिक खाद ही नहीं, रासायनिक जो कीटनाशक और दवाइयां रहती हैं। जी हाँ, है ना। यानी रसायन का जितना भी जिस भी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, उससे हमारी मिट्टी की जो प्राकृतिक जो गुणवत्ता है, यानी जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं नुकसान में गई है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है, और उसकी वजह से जो अनाज या जो भी उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसमें हैवी मेटल्स का आना मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बल्कि तो केवल मानव स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, अपनी प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। ये चीज जो है ना कहीं बड़ी है, तो उसको कम करने का या उसको संतुलित करने का एक मार्ग है वर्मी कंपोस्ट। तो और ये सबसे अच्छा मार्ग है। और सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है कि इसमें जो कंटेंट वैल्यू रहती है ना, जब उसको पौधा गेन करना चाहता है तभी वो उसमें से रिलीज होती है। बाकी रासायनिक खादों में या रासायनिक दवाइयों की कंटेंट वैल्यू पौधे को चाहिए या नहीं चाहिए, वो अपने टाइम से रिलीज होकर खत्म हो जाती है, या तो मिट्टी में फिक्स हो जाती है या एनवायरमेंट में उड़ जाती है। तो ये हमें अच्छी बात है कि हमारे इसमें वर्मी कंपोस्ट में जो है ना प्राकृतिक तौर से पोषक तत्व तो सुरक्षित रहते हैं। जब पौधे को चाहिए पड़ते हैं तो तुरंत रिलीज हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, और जैसे आप स्वयं एक उद्यमी हैं, क्या और भी क्षेत्र हैं जहां आपकी तरह युवा किसान भाई आगे आकर उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? निश्चित तौर पर युवा यदि अपने सामर्थ्य और अपने तकनीकी ज्ञान को विकसित करें, और बहुत सारे विकल्प हैं खेती किसानी के क्षेत्र में, और खेती किसानी को आज एक व्यवसाय के तौर पर लेने की आवश्यकता है। और व्यवसाय का नियम ये रहता है कि जो दिखता है वही बिकता है। उसकी गुणवत्ता क्या है, एक बार जब आप लोगों के बीच में कोई अपना उत्पाद ले जाते हैं गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आपका अपना मार्केट बन जाता है। हमारे वर्मी कंपोस्ट की आज ऐसा मान लीजिए कि लगभग 20 से 25 हजार प्रतिदिन की एडवांस बुकिंग रहती है। इतनी अधिक मांग है इसकी, इतनी अधिक मांग है। और इसको अगर गुणवत्ता और हम अपने नॉलेज और अपने जितने ज्यादा हम ट्रायल इसमें कर सकते हैं, जितने ज्यादा अपने प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं, अच्छे को भी और अच्छा करने की आवश्यकता है। उसमें और क्या हो सकता है, ये कुछ चीजें हमें प्रायोगिक तौर पर देखना पड़ती हैं। तो वो हमारा अनुभव ज्ञान उसको हम कह सकते हैं। तो कुशवाहा जी, आपने अपने अनुभव खेती किसानी के और साथ ही वर्मी कंपोस्टिंग के विषय में आपको जो लाभ मिला है, जो सफलता मिल रही है, इसकी सारी बारीकियां बताई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।